नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम सभी पीजीटी सिविक्स का जो पेपर लगा रहे थे आपका, ये अभी टीजीटी का पहले लगाया था हमने। बाकी पीजीटी सिविक्स 2009 का पेपर हम लोग लगा रहे थे, जिसमें से 3 पार्ट आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, इसमें से पहला पार्ट आप देख चुके हैं। जो भी ना देखा हो वो ऊपर आई बटन में जा कर के पहला पार्ट देख सकता है। बाकी आज दूसरा पार्ट होगा, लगभग 40 प्रश्नों का। एक 40 प्रश्न का पार्ट बन चुका है, बाकी सी पार्ट जल्द ही आपके सामने वो भी आ जाएगा। तो आज कुल मिलाकर पार्ट नंबर बी देखेंगे, क्या पीजीटी सिविक्स 2009 का। सभी से गुजारिश है कि फटाफट सभी लोग आ जाएं, ऑनलाइन आ जाएं वीडियो के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो प्रीमियर हो रही होगी आपके सामने, क्योंकि ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाली हुई है। नेटवर्क ना होने की वजह से बड़ी मुश्किल में वीडियो बन पाती है और अपलोड हो पाती है। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरुआत करेंगे, और पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग ऊपर आई बटन में जा कर के। ठीक है, आइए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का। पहला प्रश्न है कि हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव से कैसा था। ठीक है, या कैसे स्वभाव से कैसा है। स्वार्थी तथा झगड़ालू, सामाजिक तथा प्रकृति प्रेमी है, विवेकशील तथा सामाजिक है, शांत तथा मनोविनोदी है। अब ये 36वां प्रश्न जो आपके बारे में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। ठीक है, आपके जो सामाजिक समझौता के सिद्धांतकार हैं, ठीक है, ये सभी सामाजिक समझौता सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। इसमें है आपके हॉब्स हैं, ठीक है, लॉक हैं और रूसो हैं। ठीक है ना, ये 3 विचारक हैं, और सभी लोग एक प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। किसके? मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं कि राज्य के पूर्व, ठीक है ना, राज्य के पूर्व क्या होता है। राज्य के पूर्व मनुष्य की क्या होती है? एक प्राकृतिक अवस्था होती है, और वो प्राकृतिक अवस्था सभी लोग अपने अपने प्रकार से बताते हैं। तो यही प्रश्न है यहाँ पर कि हॉब्स के द्वारा मानव स्वभाव से कैसा था, स्वभाव से कैसा है, मतलब कि ये प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहा है, तो वही बताना है। तो स्वार्थी तथा झगड़ालू है, सामाजिक तथा प्रकृति से प्रेमी है, विवेकशील तथा सामाजिक है, शांत तथा मनोविधि है। ठीक है, 36 का आंसर सभी लोग आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? स्वार्थी तथा झगड़ालू। हॉब्स क्या कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी तथा झगड़ालू होता है स्वार्थ से। ठीक है ना, और क्या कहते हैं कि अब चूँकि जो विचारक है उनके समय काल के अनुसार ही उन पर प्रभाव पड़ता है। तो चूँकि हॉब्स जो है इंग्लैंड के थे, उस समय वहाँ पर गृह युद्ध की अवस्था थी। ठीक है ना, गृह युद्ध का अवस्था था, लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। तो वही इसी को देखते हुए कहते हैं कि स्वार्थी तथा झगड़ालू मनुष्य होते हैं। ठीक, इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर ए सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा होगा। अगला देखेंगे, 37वां क्वेश्चन है रूसो द्वारा प्रतिपादित। देखिए, ये भी जो है सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत से संबंधित हैं। सामान्य इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है। ठीक है, अब देख लीजिए कि एक समान इच्छा की बात कर रहे हैं। कौन? रूसो समान इच्छा की बात करते हैं सामाजिक समझौता के अंतर्गत। ठीक है ना, राज्य उसी प्रकार कार्य करेगा जो समान इच्छा पर आधारित हो। ठीक है, यानी कि लोक कल्याणकारी कार्यों की बात करते हैं ये एक प्रकार से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो बताइएगा, वैधानिक संप्रभुता, जन संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता या नाम मात्र की संप्रभुता। अब आप लोगों ने प्रश्नों को पढ़ा है, डायरेक्ट आंसर भी आप फटाफट दे रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना जरूरी है, और समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रश्न जरूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड पूछ ले। ठीक, बाकी आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है कि जन संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं। ठीक है ना, इसको लोकप्रिय संप्रभुता भी बोल देते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सभी का राइट यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, अगला करें। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है कौन सी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी पूछता रहता है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए 38वां देखिएगा, 38 आप क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार की मांग किसने की? संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की है? मार्क्सवाद, उदारवाद, समाजवाद या गांधीवाद। ठीक, मार्क्सवाद देखिए वर्ग संघर्ष पर आधारित विचारधारा है।
ठीक है ना। उदारवाद विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी ठीक है ना। समाजवाद वो जो समाज के हित मतलब सभी को सभी चीज़ों को सामाजिक समुदाय मानते, ठीक है ना। एक प्रकार से लोक कल्याण की बात करते हैं। तो बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा 38 का। चलिए बिल्कुल सही है। तो उदारवाद क्या होता है? उदारवाद ये व्यक्तिक स्वतंत्रता का जो है समर्थक होता है। पहली बात तो ये सही है। तो व्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थक होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक होता है। इसी प्रकार से वो व्यक्ति की संपत्ति का भी समर्थक है, ठीक है ना। व्यक्तिक मतलब व्यक्तिगत, ठीक है ना। व्यक्तिगत जिसको आप हिंदी इंग्लिश में बोल देंगे पर्सनल। पर्सनल जो है आपका जो संपत्ति है उसका समर्थक है उदारवाद, ठीक है ना। इसलिए संपत्ति के अधिकार की मांग करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है, ठीक। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति को अकेला छोड़ने की बात करता है, ठीक है ना। और कहता है कि राज्य मतलब उदारवाद का क्या मानना होता है कि राज्य जो है, राज्य क्या करे, राज्य जो है मनुष्य के जो कार्य हैं, ठीक है ना। राज्य क्या है? राज्य मनुष्य के जो कार्य हैं या मनुष्यों को जो भी चीज़ें हैं या आर्थिक क्षेत्र है, एक तरीके से कह लें कि आर्थिक क्षेत्र है, उसमें क्या करे, कम से कम हस्तक्षेप करे, कम से कम हस्तक्षेप की बात करता है, ठीक है। राज्य जो है राष्ट्र के राज्य का न्यूनतम कार्य बता देता है, ये राज्य को न्यूनतम करता है ये, ठीक है ना, उदारवाद। और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बल देता है, ठीक। ऑप्शन बी बिल्कुल सभी का राइट है। 39वां प्रश्न देखिएगा आज का कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, यह किसका कथन है? अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, यह किसका कथन है? लास्की का, हॉलैंड का, वाइल्ड का या गैटल का? फटाफट आंसर दे दीजिएगा। चलिए अब जल्दी से आंसर देंगे सभी। चलिए दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाइल्ड, ठीक है। यह कथन किसका है? तो वाइल्ड का है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे अब। 40वां प्रश्न है आपके सामने, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा करके आप लोग चलिएगा। जहाँ स्वतंत्रता नहीं, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? जॉन लॉक, मिल्टन, बेकर या डेविड ईस्टन का? फटाफट उत्तर देने का सभी लोग प्रयास कीजिएगा। 40वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है। चलिए बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जॉन लॉक हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जॉन लॉक या क्या क्या कहते हैं कि प्राकृतिक कानून को नैतिकता का नियम बताते हैं। क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक कानून को नैतिकता का नियम बताते हैं या नियम कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखा जाएगा, 41वां प्रश्न है आपके सामने, कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? कानून का सर्वमान्य स्रोत परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएं, विधान मंडल। 41वां प्रश्न फटाफट उत्तर दीजिएगा। कानून की सर्वमान्य स्रोत, चलिए बहुत ही अच्छा, ये सब प्रश्न आप लोग लगा चुके हैं, ठीक है। चलिए सभी एक तरीके से देखा जाए कि परंपरा तथा रीति रिवाज और धर्म, कानूनी टीका, ये सभी जो है कानून की मान्यताएं हैं या स्रोत हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि सर्वमान्य स्रोत कौन सा है तो वो विधान मंडल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, 53वां प्रश्न हो जाएगा आपके सामने। 41, अच्छा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गए हैं मेरे ख्याल से, तो मुझे लग रहा है। ओके चलिए उसको अगले उसमें कवर कर लेंगे। देख लेते हैं 53rd, इंग्लैंड में गांधी जी की निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस। बताएंगे 53वां प्रश्न का उत्तर। गांधी जी का इंग्लैंड में जो है किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? चलिए बहुत ही अच्छा,
बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि इनके राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 54वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? पूर्ण स्वराज की मांग कराची अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में या लाहौर अधिवेशन में? पूर्ण स्वराज की मांग में पूछ रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। 54 आंसर दीजिएगा फटाफट सभी लोग। चलिए बहुत ही अच्छा, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और अगर पूछता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता आप लोग फटाफट कमेंट करिएगा वैसे, ठीक है। तो अध्यक्षता में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। ऑप्शन डी राइट है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था पूछ रहा है। गांधी इरविन समझौता 26 जनवरी 1931, 5 मार्च 1931, 17 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931। 55वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, तो गांधी इरविन समझौता बिल्कुल सही है 5 मार्च 1931 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ठीक। अगला देखा जाएगा 56वां प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? ये सब क्वेश्चन आप लोग लगाते रहते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 57वां प्रश्न है, लोकनायक के नाम से निम्न में से किस भारतीय नेता को जाना जाता है? लोकनायक के नाम से महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक के नाम से किस भारतीय नेता को जाना जाता है बताइए। 57वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण महोदय को आप लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, ठीक। लिखेंगे अगला। अगला प्रश्न है 58वां, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन, वी गिरी, एन संजीव रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह? चलिए बहुत ही अच्छा है, ये सारे फैक्ट हैं, बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का आंसर। तो जो सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे वो थे एन संजीव रेड्डी महोदय, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 59वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी, ठीक है। मतलब कि इन आधार पर जो है कोई भी भेदभाव की नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17, 29, 325 या 326 बताइए। जो निर्वाचक नामावली है वो जो है आपका किसी धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी, ठीक है ना। निर्वाचक नामावली की बात कर रहा है, ध्यान से। चलिए बहुत ही अच्छा, तो यहाँ पर अनुच्छेद 325 है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी 17वां जो है आपका अस्पृश्यता से है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, अस्पृश्यता, ठीक है। वहाँ भी धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को मना किया गया है। और यहाँ पर भी जो है यही चीज़ है, लेकिन निर्वाचक नामावली से संबंधित है ये, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सभी लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। 60वां प्रश्न देखिएगा, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? यानी कि कोई विधि बनाने का प्रश्न है, अगर कोई विधि बनाने की प्रक्रिया में कोई प्रश्न है तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय से, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को, इनमें से सभी को? बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा उत्तर। तो यहाँ पर जो है
जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट महोदय होते हैं वो एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 143 आई थिंक, अगर मैं शायद भूल रहा हूँ तो आप लोग करेक्ट करिएगा। आर्टिकल नंबर 143 के तहत अगर ऐसा मामला होता है कोई जिसमें विधि का प्रश्न हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। ठीक है ना। चलिए 61वां प्रश्न होगा कि भारत का संविधान निर्मित हुआ था कब? 2 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950 निर्मित हुआ था और लागू हुआ था। दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, लागू और निर्मित होने। यहाँ पूछ रहा निर्मित कब हुआ था। 61वां। चलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। तो जो निर्मित हुआ 26 जनवरी नवंबर 1949, ठीक है, निर्मित हुआ था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसी दिन को बोलते हैं, इसी दिन अंगीकृत किया गया। ठीक है, अंगीकृत कर लिया गया था, मतलब कि उसको स्वीकार कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन लागू अगर पूछता है यहाँ पर, लागू किया गया था तो लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखें 62वां प्रश्न है, भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति के द्वारा नियंत्रण रखती है? कह रहा है भारतीय संसद जो है बजट का लेखा परीक्षण से संबंधित किस समिति के द्वारा नियंत्रण रखती है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, राजकीय उद्यम समिति या आश्वासन समिति? चलिए सभी लोग आंसर देंगे 62वां प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए लोक लेखा समिति के आधार मतलब के द्वारा जो है बजट का जो लेखा परीक्षण होता है, इसी के द्वारा संसद जो है अपना जो है नियंत्रण रखती है, इसी के द्वारा देखरेख करती है। और अगर जानने का प्रयास करें तो जो ये लोक मतलब लेखा परीक्षण की शुरुआत थी वो आपकी 1753 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, मतलब कि शुरुआत जो है 1753 में हुई थी। ठीक है, बाकी इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण है कि 1919 का जो एक अधिनियम था जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, उस अधिनियम के द्वारा ही इसका जो है सही रूप से, सुचारू रूप से आगे ये अग्रसित हुआ था। ठीक, हालांकि इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये जानना जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला देखा जाएगा 63वां प्रश्न है, संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है संकट काल अगर है कोई, ठीक है, संकट काल का मतलब अगर आपात की स्थिति है कोई, तो उस समय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसको क्या किया जा सकता है? फटाफट आंसर दीजिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। 63वां प्रश्न, जल्दी से उत्तर दें। जो संकटकालीन की स्थिति है वह यानी कि आपात की स्थिति होती है, आप अच्छे जानते हैं। 352 आपके पास है और एक तो है 356 है, एक 360 है। ठीक है, 352 के मतलब कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, और इसके बाद 356 है अगर राज्य का कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जा रहा है तो, ठीक है ना, उस स्थिति में ये लगाया जाता है, आपात लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये वित्तीय आपात से संबंधित है 360। अगर इस ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में मौलिक अधिकारों को क्या किया जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, तो वो स्थगित किए जा सकते हैं केवल जीने के अधिकार को छोड़कर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, 64वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय को, लोक अध्यक्ष को, और संसद के दोनों सदनों को, या प्रधानमंत्री को? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे होता है? चलिए बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों को, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में जो है ये प्रस्ताव लाया जा सकता है राष्ट्रपति के महाभियोग का। ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या कहेंगे तो ये भी एक न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर सी सभी का राइट।
अगला देखिएगा 65वां प्रश्न है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर स्पीकर महोदय जो होते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, यानी इनको स्पीकर भी आप बोलते हैं, ये स्पीकर महोदय जो होते हैं यही निर्णय करते हैं कोई विधेयक जो है वित्त विधेयक है या धन विधेयक है अथवा नहीं है। इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा होगा। 66वां देखिएगा, राष्ट्रपति राज्य में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 15, 12, 10, 20, ये सब तो आप बहुत जल्दी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए टोटल 250 होती है, जिसमें से 238 और प्लस 12 का जो एक रेशियो होता है उसमें से 12 जो है आप किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, सभी का उत्तर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अगला देखा जाएगा 67वां प्रश्न, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण कर सकता है? अगर राज्यपाल क्या है, अनुपस्थित है, तो उसके पद को कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? उच्चतम न्यायालय बोल रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट। बताइए 67वां प्रश्न। चलिए तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राज्यपाल अगर अनुपस्थित होते हैं तो उनके पद को ग्रहण करने का अधिकार, यानी उनके पद की जो गरिमा होती है वो सीधे सीधे कहाँ चली जाती है? प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सभी का राइट होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र, मतलब कि इन्हीं के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, एक तरीके से कहा जाए ना। ठीक है, अगला देखा जाएगा संविधान। 68वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी रहेगा, बताएंगे। अनुच्छेद 325, 27, 326 या 328, बताइए सभी। चलिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 326 के तहत है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 326 क्या कहता है कि मतलब जो निर्वाचन होगा भारत का, जो निर्वाचन होगा भारत में, वो क्या होगा? वयस्क मताधिकार पे होगा, वयस्क मताधिकार पर होगा। अब वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो व्यक्ति, पहले वयस्क मताधिकार था कि 21 वर्ष था पहले, ठीक है, बाद में इसको संविधान संशोधन करके ये 18 वर्ष कर दिया गया। अब जो 18 वर्ष का हो जाता है उसको वयस्क की श्रेणी में रखा जाता है। वयस्क का मतलब होता है कि अब वो क्या हो गया है? निर्वाचन, मतलब कि मतदान करने की श्रेणी में आ गया। अब वो मतदान के लिए एलिजिबल हो गया है। 18 वर्ष से अगर आप ऊपर हैं तो आप सभी अपने वोटर कार्ड बनवा सकते हैं और अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और आप भी जो है राज्य का जो सरकार है उनके कार्यों में अपना हाथ जो है बढ़ा सकते हैं, या आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 69वां प्रश्न है, सॉरी, वित्त आयोग गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 279, 280, 281 या 282, सभी लोग आंसर दीजिएगा। ये सब जो है फैक्ट है, आप लोगों को ये सब आना चाहिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। तो आर्टिकल नंबर 280 में, ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। ठीक है, अगला देखेंगे 170वां प्रश्न है, 70वां प्रश्न है, सॉरी। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? ये सब देखिए फिलोसफिकल बेस्ड है। राष्ट्रपति को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को या लोकसभा को? संविधान का रक्षक किसको कहा जाता है? 70वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ये सब टीजीटी में घुमा फिरा के पूछ लेता है। चलिए, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ पर आंसर जो है सी राइट हो जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ही क्या करती है, इसका संरक्षक कहा जाता है। संविधान का क्या बोला जाता है, संरक्षक। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, संरक्षक। ठीक है, अगला देखेंगे 71वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 400, 401, 402, 403। ठीक है, बताएंगे फटाफट। चलिए, अब देखिए इस समय शायद 402 हैं या मेरे ख्याल से फिलहाल इस जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि उसमें से एक वाला एक माइनस हो गया है। फिलहाल आप लोग देखिए बताइएगा, बाकी यहाँ पर ऑप्शन डी वैसे राइट होगा। ठीक, अगर वो जो एक व्यक्ति जो है मनोनीत किया जाता है वो वाला हिसाब किताब नहीं होगा तो फिर यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगी। ये देखिए क्या कहते हैं कि करेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा ये, इसको आप लोग देख जरूर लीजिएगा यार, गलत भी हो सकता है। तो वर्तमान विधानसभा में कुल कितनी सीट है ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जो यहाँ पर है 403 है वैसे। ठीक, चलिए 72वां है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक, इंडिया यूनियन है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है, 1, 2, 3 या 4। बताएंगे, भारत राज्यों का संघ है। 72वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है एकदम, बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है वहाँ से प्रश्न है आपका। 72वां प्रश्न, फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो भारत राज्यों का संघ होगा, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 1 के तहत कहा गया है। ठीक है ना, और जो आर्टिकल 2 है इसमें आपका राज्यों का प्रवेश या स्थापना, राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की जाती है। ठीक है, और जो तीसरा है ये नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है। ठीक, चलें आगे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 73वां प्रश्न है, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत को गठन का प्रावधान है। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, 39, 40, 41, 42। ठीक है, अब ये डीपीएसपी में जो है ये डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाएगा क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बताएंगे सभी। 73वां प्रश्न, सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों को गठन के प्रावधान यानी ग्राम पंचायतों को गठन की बात करता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा, सभी का बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे 74वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति किसमें नहीं होती। तो ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। ठीक है ना, ये सब रिपीट करते हैं प्रश्न। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये सब टीजीटी पीजीटी के लायक हैं। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। 74वां प्रश्न, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही है, जो केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं लेकिन हमेशा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस बार इसको बार बार करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। लोग कह रहा है 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया। अब ये देखिए करंट का क्वेश्चन था, जब का ये प्रश्न है उस समय के हिसाब से अगर आंसर लगाएंगे तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया, भैरव सिंह शेखावत, चरणजीत सिंह अटवाल या सुरजीत सिंह बरनाला को। तो 75वें का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चरणजीत सिंह अटवाल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब कर पूछेगा तो करंट में पूछेगा ये प्रश्न, यहाँ से ऐसा प्रश्न ऐसी नहीं पूछेगा सेम टू सेम। ठीक है, चलिए अगला, अब पूछ सकता है लेकिन करंट पर्पस से, तो इसको आप करंट पर्पस से वर्तमान में आप बता सकते हैं। ठीक, अगला देखेंगे 76वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर है। कह रहा है भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर है, प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों के अध्ययन में, नीति निर्देशक तत्वों में या कहीं नहीं है। 76वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न। चलिए, चलिए बिल्कुल ठीक है। तो न्याय शब्द का प्रयोग जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का ये आपका प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। सभी का उत्तर बिल्कुल ठीक आ रहा होगा।
अगला देखिएगा 77वां प्रश्न हो जाएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में हटा दिया गया है। मतलब ठीक है, मूल अधिकार से हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था पहले वो मूल अधिकार था, अब उसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। 42वां, 43वां, 44वां या 45वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, ये बार कई कई बार कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है इसको विधिक अधिकार के तहत जो आर्टिकल नंबर है 300A या क के तहत रखा गया है। ठीक है, अब ये विधिक अधिकार बन चुका है। ठीक है ना, विधिक अधिकार। चलिए तो बिल्कुल ठीक आ रहा है आप सभी का। यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर ठीक है। 78वां प्रश्न देखिएगा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा 350, 356, 256 या 360। वित्तीय आपातकाल कभी भी यहाँ पर हमारे यहाँ यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा। 78वां प्रश्न बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। जो आर्टिकल नंबर 360 है इसके आधार पर जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संसद से व्यक्त होता है, भारत की संसद से व्यक्त होता है क्या। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा। जो संसद है, संसद से क्या व्यक्त हो रहा है, कह रहा है संसद का मतलब क्या है। कह रहा है केवल लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों, या लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा एवं राज्यसभा। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है, एक तरीके से ये है प्रश्न। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके से ये पूछता रहता है, शब्दों को अदल बदल कर बताएंगे। 79वां, चलिए बिल्कुल ठीक है। तो संसद जो है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। इन तीनों को सम्मिलित कर देंगे तो आपका संसद बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे, सभी को उत्तर ठीक आ रहा होगा, बताइएगा। 80वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र है, बताइए। भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। चलिए बिल्कुल सही आ रहा आंसर। तो यहाँ पर ब्रिटेन या यूके कह लेंगे आप, तो यूके में क्या है, संवैधानिक राजतंत्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चनों में ये सब आता है, पूछा जाता है भैया। अगला देखें, 81वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या गोविंद बल्लभ पंत। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, इसलिए इनको जो है आप लोग को हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय थे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके गठन की बात करें तो प्रारूप समिति का गठन कब होता है, इसका गठन होता है 19 अगस्त, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, 29 अगस्त 1947 को। ठीक, चलिए 82वां क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन है 50,000 रुपये प्रति माह, 1 लाख रुपये प्रति माह, 1,50,000 रुपये प्रति माह या 75,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, 82वां क्वेश्चन है। चलिए ये सब क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, तो ये लगभग 1.5 लाख रुपये जो है 1,50,000 रुपये प्रति माह है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होना चाहिए। बाकी वर्तमान में क्या है आप लोग देख करके बताइएगा। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग ये देख करके इसको सही लगाइएगा। ठीक है, आप कुछ और भी ऑप्शन तो आप लगा सकते हैं। ऑप्शन वहाँ पर फिलहाल तो सी मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए। अगला देखिएगा 83वां क्वेश्चन है, भारत में केंद्र पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था। भारत के केंद्र में पहली गैर सरकारी सरकार का संगठन, मतलब कांग्रेस की सरकार हमेशा शुरू से रही, बाद में जब इमरजेंसी लगती है उसके बाद ही जो है कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। तो गैर कांग्रेसी सरकार कब बनती है, 1968, 1971, 1977 या 1989। 83वां क्वेश्चन।
चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। तो 1977 में जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जो कि होती है जनता पार्टी, ठीक है ना। क्या होती है? जनता पार्टी का गठन। जनता पार्टी जो है इसमें अपनी सत्ता कायम करती है और मिस्टर मोरारजी देसाई जो होते हैं, ठीक है ना, मोरारजी देसाई महोदय जो होते हैं ये आपके प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं या यही नेतृत्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 84वां क्वेश्चन है आज का 84th। विश्व में प्रथम समाजवादी राष्ट्र की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना चीन में, सोवियत संघ, क्यूबा या चुकोस्लाविया में? 84th। चलिए दोस्तों बिल्कुल सही है आंसर। तो प्रथम समाजवादी जो राज्य की स्थापना होती है वो सोवियत संघ में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ प्रश्न, ठीक है। और वीडियो बड़ी मुश्किल से बन रहा है इसलिए लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो थोड़ा सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। और इसमें कुछ प्रश्न बीच में हमें लग रहा करीब 10 उस क्वेश्चन छूट गए हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है दे दूँगा, ठीक है। तो ये आज यहीं तक रखते हैं, बाकी का वीडियो आपको और दिन मिल जाएगा, अगले दिन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि वीडियो से जुड़ करके आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।